डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और उसके काफ़ी जवाब आए। बहुत अच्छा लगा, आप हमारी वीडियो देख रहे हो और उसके आंसर दे रहे हो। आंसर देने वालों में भावना, कृष्णा, मुकेश यादव, पुष्पा जी, चंद्रा जी, ज्ञानी, मुकेश यादव, विक्रांत शर्मा, सैफली, गौतम, वर्षा, हरमन मान, इन सभी ने अच्छे प्रश्न दिए, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम देखते हैं जो हमने प्रश्न पूछा था उसे। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि सीएजी यानी के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को हटाने के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, संविधान के अनुच्छेद 148 खंड 4 में ये लिखा हुआ है कि सीएजी को उसी विधि और आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस विधि और आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी सीएजी को उसी विधि और आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहां पर कहीं भी महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है या न्यायाधीश को हटाया जाता है। यहां पर महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। महाभियोग शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए किया गया है वहां पर, यहां पर महाभियोग शब्द नहीं लिखा है। और न्यायाधीश है उनको हटाने के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 124 खंड 4 में यह लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन इस हटाने के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करेगी। विशेष बहुमत का मतलब संसद का के सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इससे पारित होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है। यानी सीएजी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन जो विधि संविधान में दी हुई है उसके आधार पर। यानी सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, उन्हें एक विधि के तहत हटाया जाएगा और वो विधि है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है। और न्यायाधीशों को हटाने की विधि अनुच्छेद 124 खंड 4 में दी हुई है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से इन्हें हटाया जा सकता है। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम आज का अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति करेंगे, यानी प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, यानी परामर्श करके राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। यानी अनुच्छेद 217 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। ये बात अनुच्छेद 217 कहता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 ये कहता है कि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। और मैं आपको बता देता हूं, प्रमुख रूप से 3 निधियां हैं। संचित निधि, लोक निधि, आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 खंड 1, अनुच्छेद 266 खंड 2, अनुच्छेद 267। यानी संचित निधि है, उस पर संसद का नियंत्रण है। लोक लेखा निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है और आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण है। यानी अनुच्छेद 267 हमें यह बताता है कि जो आकस्मिक निधि है उसमें धन खर्च करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को है, उस निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। संचित निधि पर संसद का, लोक निधि पर भी राष्ट्रपति का। संचित निधि अनुच्छेद 266 खंड 1 में है और लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 खंड 2 में है और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 ये बताता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा करता है। तथा संचित निधि में से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा
इसकी सिफारिश करता है। यानी अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे और वित्त आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा करता है। संचित निधि में से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाना है इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। और अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 है। वित्त आयोग 15वां चल रहा है अभी वर्तमान में, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च इसका कार्यकाल है। और इसके जो अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के वो हैं एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो चल रहा है एन.के. सिंह है। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो पहला वित्त आयोग है उसका गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये मेरा आपसे प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इसका टाइम पीरियड है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद। ये एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। और प्रश्न मेरा आपसे ये था कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 से हमें पता चलता है कि संघ लोक सेवा आयोग, देखो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यानी अनुच्छेद 316 से साफ पता चलता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन है उसका उल्लेख 315 में किया गया है। अब संघ लोक सेवा आयोग है वो सिविल सेवकों की भर्ती कराता है। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती करवाता है, प्रशासनिक सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, और इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा हमें पता अनुच्छेद 316 से चलता है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन, उसकी स्थापना, उसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। और अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। ये कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संसद की बनाई गई विधि अनुसार। यानी जो
इंडियन इलेक्शन कमीशन है, भारत निर्वाचन आयोग है, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और आपको पता है भारत निर्वाचन आयोग का कार्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन करवाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो निर्वाचन का कार्य है वो भारत निर्वाचन आयोग करता है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये बात हमें अनुच्छेद 324 से पता चलती है। और आज का जो लास्ट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 हम ये तो पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 80 खंड 3 में कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और अनुच्छेद 331 ये कहता है कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये बात अनुच्छेद 131 कहता है। अब मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ और 104वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसमें एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि 25 जनवरी 2020 को इनका आरक्षण समाप्त हो रहा था। क्योंकि आपको पता है एससी एसटी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण है और राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को भी है। हम यही पढ़ रहे हैं कि 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। तो एससी एसटी और आंग्ल भारतीयों का ये जो आरक्षण है 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, इसलिए ये संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। और इस संविधान संशोधन विधेयक में एससी एसटी के लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाने के लिए प्रावधान रखा गया। और अब इनका ये आरक्षण है 10 साल बढ़कर 25 जनवरी 2030 हो जाएगा। लेकिन इस विधेयक में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये बात भी आप ध्यान में रखना। यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। और अभी हाल ही में 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संसद में रखा गया था दिसंबर 2019 में। और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान था, जबकि आंग्ल भारतीयों के आरक्षण के लिए इसमें प्रावधान नहीं रखा गया था। आप ये बात भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जो नए हैं उनको मैं कुछ बता देता हूं कि मैंने अभी 2 चीजें यहां बोली थी। एक तो मैंने ये बोला था कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक, और दूसरा मैंने बोला था 104वां संविधान संशोधन। देखो इनमें क्या अंतर है। जब संसद में कोई विधेयक रखा जाता है और वो जब तक कानून नहीं बनता है, यानी ऐसा विधेयक जो संविधान में संशोधन करने वाला है, उसे तो हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और वो अधिनियम बन जाता है तो उसे हम संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं।
यानी जितने बिल संसद में रखे जाते हैं वो सारे कानून अधिनियम नहीं बनते हैं, कुछ उनमें रह जाते हैं। यानी अब तक 126 संविधान संशोधन बिल संसद में रखे जा चुके हैं, जिनमें से 104 ही पारित हुए हैं, यानी कानून बने हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को। ये डिफरेंस है, ये बिल है और ये अधिनियम है। यानी सारे बिल पारित नहीं होते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। उनके रहने के अलग अलग कारण हैं, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं कि जो संशोधन अनुच्छेद 368 से होता है, जो संशोधन अनुच्छेद 368 से होता है उसी को काउंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि हम अनुच्छेद 368 को भी अच्छे से पढ़ेंगे एक दिन, संविधान संशोधन। अब हमेशा की तरह एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आज पढ़ा था अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 331। 217 में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। अनुच्छेद 267 में हमने ये पढ़ा कि जो आकस्मिक निधि है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। 280 में हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और अनुच्छेद 216 में हमने ये पढ़ा कि जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 324 में हमने ये पढ़ा कि जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 331 में हमने ये पढ़ा कि लोकसभा में जब आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। हमने ये आज पढ़ा था। और मेरा एक प्रश्न तो ये था कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है तो आंग्ल भारतीय को परिभाषित कहाँ किया गया है। संविधान में आंग्ल भारतीय शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है आंग्ल भारतीय समुदाय को, ये आपको बताना है। बता देता हूं, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है। और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री अरविंद सक्सेना है। और जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे नए अनुच्छेद के साथ। धन्यवाद।